आज़ादी के वर्ष आज क्या क्या हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली तक की कहानी आपका सीना चीर देगी। भारत को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए हैं। 14 अगस्त की आधी रात जब आज़ादी की घोषणा हुई तब जवाहरलाल नेहरू बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी देर पहले ही लाहौर से फ़ोन आया था। उधर राजेंद्र प्रसाद के घर रात में हवन हो रहा था। आइए जानते हैं आज़ादी की यह कहानी। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश दस्ता की बेड़ियां काट डाली थी। एक दिन पहले 14 अगस्त को शाम होते ही पूरे भारत से ब्रिटिश शासन का प्रतीक झंडा यूनियन जैक उतार दिया गया। उसकी जगह तिरंगे ने ले ली। चूंकि ज्योतिषियों ने 15 अगस्त का दिन आज़ादी के स्वागत सत्कार के लिए लिहाज से उचित नहीं माना था, इसीलिए 14 अगस्त की आधी रात को ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा होनी थी। उधर महात्मा गांधी कलकत्ता पहुंचे गए थे, जहां पिछले साल की भयंकर दंगा हुआ था। वो स्वतंत्रता के जश्न में शामिल होने दिल्ली में नहीं रहे, क्योंकि उन्हें कलकत्ते में फिर दंगा होने का डर सता रहा था, जिसे उन्हें हर हाल में रोकना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रात का खाना खाकर उठे ही थे कि लाहौर से एक फ़ोन आया। वह लाहौर जो कुछ घंटों बाद भारत से अलग होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। वही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बगीचे में हवन करवा रहे थे। करीब करीब आधी रात में 14 अगस्त 1947 की इन घटनाओं की पूरी कहानी जानकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इस कहानी का कुछ हिस्सा आपका मन भारी कर देगा, तो कुछ बातों से आपके दिल के तार झंकार कर उठेंगे। जैसा कि हमेशा होता था, वह बिल्कुल ठीक समय पर तैयार हो गए। शाम के 5 बजने वाले थे। गांधी जी उन दोनों युवतियों के कंधों पर हाथ रखकर हैदर हाउस के दरवाजे से बाहर निकले, जिन्हें वह लाड़ से अपनी बैसाखियाँ कहा करते थे। हैदरी हाउस के आंगन में काफ़ी बड़ी भीड़ उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। आज महात्मा जी अपनी प्रार्थना सभा में क्या कहेंगे। उस दिन भय और घृणा से सिहरते कहलाते कलकत्ता के उस टूटे फूटे मकान के आंगन में उन्होंने एक ऐसी प्रार्थना सभा का आयोजन किया जो कि अपने तरह की अंतिम थी। अंग्रेजों से शासित भारत में आयोजित अंतिम प्रार्थना सभा काल सभा थी। 14 अगस्त 1947 की शाम क्या बोले महात्मा गांधी, जानिए। कल से हम अंग्रेज राज्य के मुक्त हो जाएंगे, गांधी जी ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन आज आधी रात को भारत के टुकड़े भी होने वाले हैं। कल का दिन आनंद का होगा, लेकिन उतने ही दुख का भी होगा। यह आज़ादी हम सबको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। हमें अपना विवेक और भाईचारा नहीं छोड़ना है। यदि इस विवेक और भाईचारे की रक्षा कलकत्ता में हो गई तो समझ लीजिए कि सारे देश में हो गई। कलकत्ता के उदाहरण से सारे देश की मानवता जाग जाएगी। उन्होंने कहा, कल स्वतंत्रता दिवस पर मैं वापस रखूंगा, भारत के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा, चरखा काटूंगा। आप लोग भी इसमें मेरा साथ दे, उपवास रखें, प्रार्थना करें, चरखा काटे। 14 अगस्त को जब सूर्यास्त हुआ तो देश भर में ब्रिटिश शासन का झंडा यूनियन जैक उतारा जाने लगा। नेहरू ने माउंटबेटन की वह बात मान ली थी कि भारत भले ही अपना झंडा फहराने का समारोह मनाए, लेकिन यूनियन जैक के उतारे जाने का जश्न नहीं मनाए, ताकि अंग्रेजों को तकलीफ नहीं पहुंचे। इधर मद्रास के नटराज मंदिर में पीताम्बर और अन्य पवित्र वस्तुएं लेकर जो साधु दिल्ली आए थे, उसका भव्य जुलूस सियार्क रोड के 17 नवंबर के साथ मंगले की ओर बढ़ रहा था, ताकि उस व्यक्ति को इधर का आशीर्वाद दिया जा सके जिसे ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, और जो कुछ ही घंटों बाद इस देश का कर्णधार बनने जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने एक नहीं अनेक बार सरेआम ऐलान किया था कि ईश्वर ने के नाम पर भारत में ऊंच नीच और भेदभाव को बल मिला है, कि ईश्वर ने इस देश का कल्याण नहीं किया, दुर्दशा की है।
कि धर्म का नाम सुनते ही मेरे मन में बुराई और निंदा जैसे भाव पैदा होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को उन सन्यासियों ने पीताम्बर पहनाया, दूसरी पवित्र वस्तुओं से सजाया, उसके माथे पर भभूत और चंदन लगाए ताकि उसे स्वतंत्र भारत की समस्याओं से निपटने की शक्ति मिले। उधर नेहरू ने अपने माथे से भभूत और चंदन पोंछकर खाना खाया कि अचानक उनके फोन घनघनाने लगे। उस समय वहां उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू और मेहमान प्रज्ञा नायडू मौजूद थी। उन्होंने स्टडी रूम से आ रही नेहरू जी की तीखी आवाज़ से अनुमान लगा लिया था कि मामला ठीक नहीं है। जब नेहरू ने बेटी इंदिरा से कहा, कैसे यह ढोंग रचूंगा, नेहरू जी फोन पर बात करते आए तो उनका चेहरा इतना मुरझाया था कि दोनों महिलाएं चौंक गई। नेहरू ने कुर्सी ने निढाल होकर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। वह इतने दुखी थे कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। किताब में लिखा है, आखिर जब उन्होंने सिर उठाकर महिलाओं की तरफ देखा तो उन आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह फोन संदेश लाहौर से आया था। हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति वहां काट गई थी। भयानक गर्मी से लोगों को प्यास से दीवाना कर रही थी। उनके मोहल्लों से बाहर मुसलमान टुकड़ियां हथियार ताने खड़ी थी। पानी की एक डोल की भीख मांगने के लिए भी महिलाओं और बच्चे मोहल्ले से बाहर आ रहे थे। उन्हें बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। कम से कम आधा दर्जन स्थानों पर शहर धू कर जला रहा था। हैरान परेशान जवाहरलाल की आवाज़ इतनी धीमी थी कि उनके शब्द मुश्किल से ही सुन जा सके। आज रात में क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा, कैसे यह ढोंग रचूंगा कि आज़ादी पाने की खुशी मेरे दिल में समा नहीं रही, जबकि मुझे मालूम है कि हमारा मोहक लाहौर धू कर जल रहा है। इधर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नई दिल्ली स्थित बगीचे में हवन हो रहा था। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और वैदिक रीति से पूजा संपन्न हो रही थी। वहां स्वतंत्र भारत में पहली बार मंत्री पद संभालने वाले माननीय मौजूद थे। मंत्रोच्चार के बीच सभी ने हवन कुंड की परिक्रमा की। फिर पंडितों ने उन पर गंगाजलों का छिड़काव और माथे पर तिलक लगाया गया। फिर एक के बाद एक उन्होंने संविधान सभा के उस भव्य कक्ष में प्रवेश किए जो राष्ट्रीय झंडों से सजी हुई थी। इधर संविधान सभा भवन में खादी पहने हुए एक व्यक्ति उस गलियारे में खड़ा था जहां से वह पूरी भीड़ पर नजर रख सकता था। उस भवन में नेहरू के ठीक सामने खादी पोशाक में सजे नेता की भीड़ ठसाठस बैठी थी। नेहरू उन प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर मिला लाहौर का समाचार उनके मन से उतरा नहीं रहा था। ऐसे में न तो उन्हें इच्छा हो रही थी, न इतना समय ही मिल रहा पाया था कि अपना भाषण वो लिख कर तैयार कर सके। उस वक्त वो जो बोल रहे थे वह उनके दिल की आवाज़ थी, मानो जवाहरलाल की जीभ पर आज साक्षात देवी सरस्वती विराजमान थी। नेहरू बोले, आज हम सब जो यहाँ मिल रहे हैं, इस मिलन को स्वयं अपने बरसों पहले तय कर लिया था। हमारी वह प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। यह सोच की स्थापना ज्यों का त्यों साकार नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अधिकांश सपना तो साकार हो ही गया है। आज ज्यों ही आधी रात की टंकार होगी, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और जगते ही आज़ाद हो जाएगा। इतिहास में ऐसे क्षण कभी कभी भी आते हैं जब केवल एक दहलीज पर पाकर हक करे और पुराने को छोड़कर नए आ खड़े हो। जब उस एक कदम से पूरा युग समाप्त हो जाए और वर्षों से दबे पड़े किसी देश की कौन कमा धीरे से बोला चलो बैंक में पूरा युग समाप्त हो जाए और बरसों से दबे पड़े किसी देश की आत्मा एकाक सोते सोते उठ पड़े। बाद में नेहरू जी ने अपनी बहन को बताया, मुझे होश नहीं था कि क्या कह रहा हूँ। शब्द जुबान पर आते ही और फिसलते जा रहे थे, जबकि दिमाग में लाहौर के ही आग भरे दृश्य लगातार कांपते रहे। लेकिन संविधान सभा के सामने नेहरू जी प्रस्ताव रख रहे थे
जो ही आधी रात की टंकार समाप्त होगी, हम सब उठ पड़ेंगे और भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करने की शपथ लेंगे। सभा भवन से बाहर अचानक बिजली कड़क उठी और मानसूनी बारिश शुरू हो गई। भवन को चारों तरफ से हजारों भारतीयों ने घेर रखा था। वे भीगने लगे। चुपचाप क्षण क्षण नजदीक आ रही उस आधी रात की संभावना ने उन्हें इतना रोमांचित और मोहित कर रखा था कि भीगने का उन्हें पता भी नहीं चल रहा था। भवन के अंदर वक्ता के स्टैंड के ठीक ऊपर जो बड़ी सी दीवार घड़ी लगी थी, उसके कांटों ने 12 की तरह सरकना शुरू किया। जनता के प्रतिनिधि सिर झुका कर गंभीर खामोश के साथ बैठ रहे। आधी रात की टंकार की प्रतीक्षा में वो मानो समाधि में चले गए। आखिर वह टंकार शुरू हुई जिसने एक दिन के समापन और साथ में एक युग की समापन की घोषणा कर दी। टंकार के दौरान कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं हिला। 12वीं टंकार को गूंज आज भी शांत हुई भी नहीं थी कि गलियारे में खड़े उस व्यक्ति ने ऊंचे शंखनाद से पूरे भवन में को गुंजायमान कर दिया और जनता के वे सारे प्रतिनिधि अचानक उठ खड़े हुए और दुनिया की नज़रों में उस शंख ध्वनि ने मानव इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य को भारत की जमीन से विदा कर दिया। एक युग का प्रारंभ हुआ और एक युग का अंत। दोनों नवनिर्मित राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में उस शंखनाद के साथ नई धड़कनें शुरू हो गई थी। बड़ी बातों के अलावा छोटी छोटी भी कई बातें भी थी जिनसे पता चल रहा था कि अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। बॉम्बे यार्ड क्लब के गेट पर पुलिस वाले ने बोर्ड लगा दिया, बंद बम्बई का वह क्लब गोरों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए विकसित किया था। वहां गोरों के अलावा अन्य किसी का प्रवेश नहीं हो सकता था। अब वहां भारतीय नौसेना का भोजनालय खुलने वाला था। यहाँ दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई और सभी सदस्यों को स्वतंत्र भारत में जनसेवा का शपथ ली।